अस्सलामुअलैकुम। अदबिस्तान में खुश आमदीद। आइए शुरू करते हैं एक शैतानी ख्वाहिश पर मबनी एक लर्जा बरादम करती कहानी जो कि सुनने वालों की दिल दहला कर रख देगी। मुसन्निफ जरगाम महमूद। मैंने अपनी पुलिस की जीप जैसे ही रेस कोर्स के पार्किंग एरिया में रोकी तो बहुत से लोगों ने चौंक कर जीप की जानिब देखा। पुलिस की जीप देखकर अक्सर लोग घबराते हैं। मैंने भी कई आंखों में तशवीश की लहर महसूस की। मैंने इत्मीनान के साथ जीप बंद की और आराम से जीप का दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर गया। मैं यहाँ किसी तफ्तीश के सिलसिले में नहीं आया हूँ, बल्कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड मारिसा से मिलने आया हूँ, जो 1 महीने के लिए लंदन गई हुई थी और आज सुबह ही वापस लौटी है और उसने मुझे मिलने के लिए यहाँ पर बुलाया है। मैं जीप की चाबी उंगली में घुमाते हुए एक रोमांटिक गाना गाते हुए रेस कोर्स के अंदरूनी हिस्से की जानिब चल दिया। ये डरबन का रेस कोर्स ग्राउंड है जो दुनिया भर में मशहूर है। दुनिया के शौकीन मिजाज अमीर लोग यहाँ आकर जुआ खेलते हैं और अपनी दौलत लुटाते हैं। रेस शुरू होने में अभी काफ़ी देर बाकी थी। टिकट घर पर बहुत से लोग खड़े थे। वो तमाम लोग अपने पसंदीदा घोड़ों पर रकम लगाने के लिए कतार बनाए खड़े टिकट हासिल कर रहे थे। मैं इन सबको नज़रअंदाज करते हुए गाना गुनगुनाते हुए रेस कोर्स के अंदर दाखिल हुआ। रेस कोर्स के अंदर अभी इतना रश नहीं था। मैंने चारों जानिब नज़र दौड़ाई तो मुझे सबसे आगे सबसे अलग रेलिंग के पास सुर्ख ब्लाउजर और ग्रे मिनी स्कर्ट में खड़ी मारिसा दिखाई दी तो मैं तेज कदमों के साथ साथ मारिसा की जानिब बढ़ा। मारिसा रेलिंग के पास खड़ी दूर खड़े घोड़ों को देख रही थी। मैंने पीछे जाकर मारिसा को कमर से पकड़ लिया। छोड़ो मुझे पॉल, मारिसा मचली। तुमने मुझे कैसे पहचान लिया? मैं मुस्कुराया। मैं तुम्हारे हर लम्स से वाकिफ हूँ। मारिसा हंस पड़ी। मैंने मारिसा का रुख अपनी जानिब किया और उसे गले से लगा लिया। फिर मैंने उसके सुर्ख होंठों को अपने होंठों की गिरफ्त में किया और एक तवील बोसा लिया। छोड़ो। मारिसा बोसे की तवालत से घबरा गई और पीछे हटी और अपना रुख दोबारा रीलिंग की जानिब करके मैदान में खड़े घोड़ों को देखने लगी। तुम्हारा सफ़र कैसा रहा? मैंने एक बार फिर मारिसा को कमर से पकड़ा और उसके उड़ियां पेट पर हाथ फेरने लगा। फाइन, मारिसा ने जवाब दिया। मेरा हाथ मारिसा के उड़ियां पेट से होते हुए ऊपर की जानिब पेशकदमी करने लगा। मेरी उंगलियां उसके तंग ब्लाउजर में घुसने लगी तो मारिसा ने मेरे हाथ पर अपना हाथ मारा और मेरा हाथ अपने पेट से हटा दिया। ज़्यादा बेसब्रे मत बनो, वो बोली। यार, 1 महीने बाद मिली हो और मिलने के लिए भी इस पब्लिक प्लेस पर बुलाया। मैंने नाराज़गी दिखाई। मुझे भूख लगी है, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में चलो। मारिसा ने मेरा हाथ पकड़ा और रेस कोर्स के दरवाजे की जानिब चली। और रेस? मैंने मारिसा की तवज्जो रेस की जानिब दिलाई। घोड़ों की रेस की मारिसा बहुत शौकीन थी। रेस शुरू होने में अभी घंटे से भी ज़्यादा का वक्त है, जब तक हम खाना खाकर वापस आ जाएंगे, मारिसा मेरा हाथ खींचते हुए बोली। तो मैंने एक ठंडी सांस ली और मारिसा के करीब जाकर उसकी कमर में हाथ डाला और रेस कोर्स के दरवाजे की सिमत में चलने लगा। कुछ देर बाद हम दोनों रेस कोर्स के करीब बने एक छोटे से मगर साफ सुथरे रेस्टोरेंट में बैठे खाना खा रहे थे। खाने के दौरान मारिसा लंदन में अपनी सरगर्मियों के बारे में बताने लगी। खाने से फारिग होकर जैसे ही हम दोनों रेस्टोरेंट से बाहर निकले कि मेरा फ़ोन बज उठा। ओफो, इस वक्त किसका फ़ोन आ गया? मैंने बड़बड़ाते हुए अपनी जेब से मोबाइल निकाला और उसकी स्क्रीन पर आए हुए नाम को पढ़ने लगा। किसका फ़ोन है? मारिसा ने पूछा। तुम्हारे अब्बा जान का, मैंने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। फ़ोन मेरे चीफ इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस का था और मारिसा मेरे चीफ की अकलौती बेटी थी। ये फ़ोन मेरे अब्बा का नहीं बल्कि तुम्हारे चीफ का है, मारिसा हंसते हुए बोली। जल्दी से उठा लो वरना पनिशमेंट हो जाएगी। जब मैंने फ़ोन उठाने में देर करने लगा तो मारिसा ने हंसते हुए कहा। मैंने फ़ोन ऑन करके कान से लगा लिया। यस चीफ। हेलो पॉल, इस वक्त तुम कहाँ पर हो? चीफ ने पूछा। सर, मैं इस वक्त रेस कोर्स ग्राउंड में हूँ, मैंने जवाब दिया। मारिसा भी साथ है? चीफ ने पूछा। हाँ, मैंने कहा। तो मारिसा से इजाज़त लो और फ़ौरन जॉन हेनरी ओलिंगा के घर पहुँच जाओ, चीफ ने हुक्म सादिर किया। सर, मैं आधे दिन की छुट्टी लेकर आया था, मैंने एहतजाज किया। तुम्हारी छुट्टी कैंसिल की जाती है। तुम जॉन हेनरी ओलिंगा के घर पहुंच जाओ, हुक्म मिला। जी सर। ये जॉन हेनरी ओलिंगा वही है ना जो मुल्क के मशहूर इंडस्ट्रियल? मैंने मरी हुई आवाज़ में पूछा। हाँ, तुम फ़ौरन वहाँ पहुँचो, वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, चीफ ने जवाब दिया और फ़ोन बंद कर दिया। मैंने भी एक ठंडी सांस लेकर फ़ोन ऑफ करके जेब में रख लिया। क्या हुआ? मेरा लटका हुआ मुँह देखकर मारिसा ने पूछा। क्या होगा? दफ्तर में बाप चैन नहीं लेने देता और यहाँ बेटी। जुमले के आखिर में मेरी आवाज़ धीमी हो गई। हुआ क्या है? मारिसा ने पूछा।
मुझे फौरी तौर पर जॉन हेनरी ओलिंगा के घर जाना है, मैंने जवाब दिया। जॉन हेनरी ओलिंगा, वो मशहूर और मारूफ बिजनेसमैन? मारिसा ने पूछा। हाँ, मेरा मुंह बदस्तूर ऑफ था। जाइए, आखिर आप पुलिस इंस्पेक्टर हैं, आपके पास तो किसी वक्त भी काम आ सकता है, मारिसा मुस्कुराते हुए कहने लगी। क्या मुसीबत है, मेरी तो किस्मत ही खराब है। इतने दिन बाद तुम आई हो और मैं केस में फंस जाऊं। मेरा मूड बदस्तूर खराब था। किस्मत तो मेरी खराब है, पहले वर्दी वाले अब्बा को बर्दाश्त किया और अब वर्दी वाले शौहर को बर्दाश्त करना पड़ेगा। मारिसा बदस्तूर शोक हो रही थी। तुम्हें तो खुशी हो रही है, मैंने मारिसा की शोखी देखी तो जलकर कहा। ओ बेबी, रोना नहीं, मारिसा मेरे गालों पर चुटकी लेते हुए बोली। फिर उसने मेरा चेहरा अपने हाथों के हल्के में पकड़ा और मेरे होंठों का बोसा लिया और कहने लगी, जाओ देखो, पता नहीं जॉन हेनरी ओलिंगा के साथ क्या मामला पेश आया है। बहैसियत पुलिस इंस्पेक्टर ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, मारिसा संजीदा लहजे में बोली। तो मैंने एक ठंडी सांस लेकर अपना मूड ठीक किया और मारिसा के गालों पर प्यार करके उससे रुखसत लेकर रेस कोर्स के पार्किंग एरिया की जानिब तेज कदमों से चल दिया जहां मेरी जीप खड़ी थी। पार्किंग से जीप निकालकर मैं तेजी के साथ जॉन हेनरी ओलिंगा के रिहाइशगाह की जानिब सफर करने लगा। जब मैं हेनरी ओलिंगा की रिहाइशगाह के सामने पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरा असिस्टेंट सार्जेंट जेसन बर्टन पहले से वहां खड़ा मेरा इंतजार कर रहा था। और जैसे ही मैंने जीप सड़क के किनारे लगाई, सार्जेंट बर्टन मेरी जीप के करीब आया और उसने मुझे सलूट किया। मैंने सर हिलाते हुए उसके सलूट का जवाब दिया और जीप बंद करके जीप से नीचे उतर आया। तुम यहाँ कैसे? मैंने जीप से उतरने के बाद ब्रिटन से पूछा। चीफ ने मुझे यहाँ भेजा है, उन्होंने कहा था कि आप यहाँ मिलेंगे, ब्रिटन ने जवाब दिया। तो मैंने इस बात में सर हिला दिया। क्या कोई केस है? मैंने जॉन हेनरी ओलिंगा की रिहाइशगाह के नजदीक मरकजी दरवाजे की जानिब चलते हुए ब्रिटन से पूछा। क्योंकि वो हेडक्वार्टर से आया था तो मैंने सोचा कि शायद उसे इस सिलसिले में कुछ मालूम हो। हेनरी ओलिंगा को कोई परेशानी है, इस सिलसिले में चीफ ने हमें यहाँ भेजा है। बस चीफ ने इतना ही बताया, ब्रिटन ने मेरे सवाल के जवाब में कहा। परेशानी? मैंने सोचते हुए बड़बड़ाया। बकिया रास्ता हम दोनों ने खामोशी से तय किया। घंटी बजाओ। दरवाजे के सामने पहुंचकर मैंने ब्रिटन से कहा तो ब्रिटन ने आगे बढ़कर दरवाजे की डोरबेल पर उंगली रखी तो फौरन ही दरवाजे के साथ बनी एक छोटी सी खिड़की खुली और एक गार्डनुमा शख्स ने सवालिया नजरों से हमारी जानिब देखा। मोहतरम जॉन हेनरी ओलिंगा से कहिए कि महकमा सुराग रसानी से इंस्पेक्टर पॉल एलेक्जेंडर और सार्जेंट जेसन ब्रिटन आए हैं, मैंने गार्ड से कहा। तो गार्ड खिड़की बंद करके गायब हो गया। मैं और ब्रिटन खामोशी से खड़े हेनरी ओलिंगा की रिहाइशगाह की जायजा लेने लगे। मकान काफी बड़ी अराजी पर बना हुआ था जिसके चारों तरफ दरख्त लहरा रहे थे। उससे मकान से मुल्हिक कोई दूसरा मकान नहीं था। मैं भी मकान का जायजा ही ले रहा था कि मेन गेट का दरवाजा खुला और वही गार्ड गेट में नमदार हुआ। आइए साहब, आपका इंतजार कर रहे हैं, गार्ड बोला। तो मैं और ब्रिटन खामोशी के साथ गार्ड के पीछे अंदर गेट से अंदर दाखिल हुए। अंदर दाखिल होकर मैंने चौकन्नी नजर से चारों तरफ देखा। रिहाइशगाह के अतराफ काफी ऊंची दीवार हिफाजत के नुक्ते नजर से उठाई गई थी और दीवार के साथ कई गार्ड मुसल्लह होकर पहरा दे रहे थे। गेट पर भी कई गार्ड खड़े थे और सबके हाथ में जदीद असलहा था। और ब्रिटन मुसल्लह गार्ड की रहनुमाई में रिहाइशगाह के अंदरूनी हिस्से में पहुंचे गार्ड हमें एक बड़े से कमरे में लेकर आया जहां जॉन हेनरी ओलिंगा और इनकी बीवी शशलिया हमारी मुंतजिर थे। जॉन हेनरी ओलिंगा अफ्रीका के कदीम कबाइल से ताल्लुक़ रखते थे और उनके आबाओ अजदाद का ताल्लुक़ कदीम अफ्रीका से था। हत्ता कि उनकी बीवी शशलिया का तो पहनावा तक कदीम कबाइल जैसा था। हेलो, मैंने कमरे में दाखिल होकर हेनरी ओलिंगा और इनकी बीवी शशलिया को हेलो कहा तो हेनरी ओलिंगा ने सोफे से उठकर हमारा खैर मुकद्दम किया और हम दोनों से हाथ मिलाया। गार्ड हमें कमरे में पहुंचाकर वापस अपनी ड्यूटी पर चला गया। जी सर, आपको कोई खास मसला दरपेश है? जब मैं और ब्रिटन हेनरी ओलिंगा के सामने वाले सोफे पर बैठ गए तो मैंने हेनरी ओलिंगा से पूछा। मैंने श्वाजनर से कहा था कि मामला खुफिया है, इसलिए इसे ऑफिशियली तौर पर डील ना करें। मेरे सवाल के जवाब में हेनरी ओलिंगा ने कहा, आप चीफ के दोस्त हैं? मैंने सवाल किया क्योंकि जिस बेतकल्लुफी से हेनरी ओलिंगा ने चीफ श्वाजनर का नाम लिया था तो ये सवाल मेरे लबों पर मचल गया। मैं और श्वाजनर स्कूल के फ्रेंड हैं, हेनरी ओलिंगा ने बताया। मैंने सोचते हुए सर हिलाया। आप बेफिक्र रहें, यहाँ होने वाली सारी गुफ्तगू और कार्रवाई इंतहाई खुफिया रहेगी और किसी को इस मामले की भनक तक नहीं पड़ेगी। मैंने हेनरी ओलिंगा की तसल्ली कराई तो हेनरी ओलिंगा ने एक तवील सांस लिया और फिर कमरे में खामोशी छा गई। मामला क्या है? जब खामोशी ज्यादा तवील होने लगी तो मैंने पूछा। मेरी बात सुनकर हेनरी ओलिंगा ने अपनी बीवी शशलिया को देखा। शशलिया ने आंखों ही आंखों में हेनरी ओलिंगा को तसल्ली दी
तो हेनरी ओलिंगा ने एक ठंडी सांस भरी और फिर सोचते हुए गोया हुआ, ये मामला हमारी अकलौती बेटी सुषमाया का है। हेनरी ओलिंगा बोलने लगा। जी, मैंने ब्रिटन को इशारा किया तो वो नोटबुक निकालकर नोट करने लगा। ये हमारी बेटी है। हेनरी ओलिंगा ने कमरे में लगी बड़ी सी तस्वीर की जानिब इशारा किया तो मैं और ब्रिटन इस तस्वीर को देखने लगे। तस्वीर में एक जवान लड़की जिंदगी से भरपूर कहकहा लगा रही थी। मैंने बगौर सुषमाया की तस्वीर का जायजा लिया। सुषमाया जिंदगी से भरपूर एक जिंदा दिल लड़की मालूम हो रही थी। जी, मैंने सुषमाया की तस्वीर का जायजा ले लिया तो फिर हेनरी ओलिंगा की जानिब मुतवज्जा हुआ। सुषमाया को बिल्लियों से बड़ा लगाव है। उसने घर में एक रशियन बिल्ली पाली हुई थी जिससे वो बेइंतहा मोहब्बत करती थी। ये 2 माह पहले की बात है कि वो बिल्ली, जिसे हम सब सोमी कहते हैं, अचानक गायब हो गई। सुषमाया ने उसे हर जगह ढूंढा मगर सोमी ना मिली। सोमी को ढूंढते ढूंढते सुषमाया छत पर चली गई। इस रात हमारे घर एक छोटी सी तकरीब थी जिसमें मेरी कारोबारी दोस्त अपने अहले खाना के साथ शरीक थे। लिहाजा सुषमाया की कमी हर किसी को महसूस हो रही थी। सुषमाया की माँ सुषमाया को बुलाने के लिए कई बार छत पर गई मगर सुषमाया अपनी बिल्ली के गायब होने पर बेहद उदास थी और उसकी तलाश में इतनी मगन थी कि उसने तकरीब में आने से इनकार कर दिया। लिहाजा हम लोगों ने भी सुषमाया को उसके हाल पर छोड़ा और तकरीब में मगन हो गए। आधी रात को तकरीब खत्म हुई और मेहमान एक एक करके रुखसत होते चले गए तो मैंने शशलिया से कहा कि वो सुषमाया को प्यार से पिचकार कर छत से नीचे ले आए। शशलिया मेरी बात सुनकर छत पर चली गई। हेनरी ओलिंगा यहाँ तक कहकर खामोश हो गया। फिर क्या हुआ? जब खामोशी तवील हो गई तो मैंने हेनरी ओलिंगा से पूछा। मेरी बात सुनकर हेनरी ओलिंगा अपनी बीवी शशलिया को देखा। हेनरी ओलिंगा के इस तरह देखने पर शशलिया ने सर झुका लिया और वो अपने पैर का नाखून फर्श पर रगड़ने लगी। शशलिया की हरकत इस बात को जाहिर कर रही थी कि वो कुछ सोच रही है। कुछ देर सोचने के बाद शशलिया ने अपना सर ऊपर किया और कहने लगी, हेनरी ने मुझे सुषमाया को लाने का कहा तो मैं छत पर गई। छत पर मुकम्मल अंधेरा था। मैं एक ताकतवर टॉर्च लेकर गई थी, लिहाजा मैंने टॉर्च रोशन की और छत पर सुषमाया को ढूंढने लगी। साथ ही मैं सुषमाया को आवाज़ भी दे रही थी। अचानक मुझे किसी बिल्ली की ग्याऊं ग्याऊं करने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ बहुत भारी और भयानक थी। मैं वो आवाज़ सुनकर डर गई। ये हमारी सोमी की आवाज़ तो नहीं है, मेरे जहन में ख्याल उभरा तो मैं धड़कते दिल के साथ आवाज़ की सिमत में चली गई। अचानक मुझे अंधेरे में 2 अंगारे जैसी आंखें नजर आईं। उफ, वो आंखें इतनी भयानक थीं कि मैं डर के मारे जहां थी वहीं खड़ी की खड़ी रह गई। मेरे पूरे जिस्म में खौफ की लहर दौड़ गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं अपनी जगह खड़ी लरज रही थी। फिर मैंने दिल कड़ा करके टॉर्च की रोशनी उस सिमत में मारी। मैं घबरा गई। सुषमाया जमीन पर पड़ी थी और उसके पास एक बड़े साइज का काला बिल्ला, भयानक बिल्ला बैठा था। वो बिल्ला खौफनाक नजरों से मेरी जानिब देख रहा था। मैंने हश हश करके इस बिल्ली को भगाना चाहा मगर वो खौफनाक बिल्ला सुषमाया के पास बैठा मुझे मुसलसल घूर रहा था। ऐसा लगता था जैसे उसे मेरा छत पर आना अच्छा ना लगा हो। मैं कुछ देर खड़ी बिल्ले को देखती रही। फिर मैंने पास पड़ा एक पत्थर उठाया और बिल्ले को मारा। पत्थर तो बिल्ले को नहीं लगा मगर मेरी इस तरह पत्थर मारने से बिल्ला सुषमाया के पास से हट गया और उछलकर दीवार पर चढ़ गया और वहां से मुझे शोला उगलती निगाहों से देखने लगा। फिर इस बिल्ले ने दीवार पर से एक दरख्त पर छलांग लगाई और मेरी नजरों से उछल हो गया। बिल्ले के जाते ही मैं फौरन सुषमाया के पास पहुंची तो शशलिया कहते कहते रुक गई। ऐसा लगता था जैसे इन्हें अल्फाज नहीं मिल रहे हों। तो फिर क्या हुआ? सुषमाया की हालत कैसी थी? मैंने हैरत से पूछा। सुषमाया की हालत बहुत ख़राब थी। उसका लिबास जगह जगह से फटा हुआ था और उसकी गर्दन और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर खराशों के निशानात थे। मैं जल्दी से सुषमाया के पास पहुंची और सुषमाया को सहारा देकर उठाया। सुषमाया, ये कैसे हुआ? मैंने सुषमाया का लिबास दुरुस्त करते हुए पूछा। क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ, सुषमाया कसमसाई। मगर मैं सब कुछ समझ रही थी। मैं भी औरत हूँ। सुषमाया का फटा हुआ लिबास, उसके जिस्म पर पड़े खराशों के निशान और सबसे बढ़कर सुषमाया का देखता हुआ बदन बहुत कुछ कह रहा था। कौन था वो जिसने ये सब किया? मैंने सुषमाया से पूछा। कौन? क्या हुआ? सुषमाया इस तरह बोल रही थी जैसे नशे में हो। वो नौजवान कौन है जिससे तुम्हारी ये हालत की? मैंने खुलकर पूछा। मम्मा, आप खुद देख लें, यहाँ छत पर कौन आ सकता है? सुषमाया बोली। तो मैंने टॉर्च का रुख छत के मुख्तलिफ हिस्सों की जानिब करके देखा। पूरी छत खाली थी। हमारे घर के आसपास कोई दूसरा घर भी नहीं था कि जिसकी छत से कोई हमारी छत पर आ जा सके।
और फिर घर के चारों अतराफ मुसल्ला गार्ड भी खड़े थे, लिहाजा किसी शख्स का किसी तरह भी छत पर आना नामुमकिन था। मगर सुषमाया की हालत मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं सुषमाया को सहारा देकर नीचे लेकर आई। फिर मैंने हेनरी को सारी सूरत हाल बताई, तो वो भी परेशान होने के साथ हैरान भी हुए। उन्होंने भी छत पर जाकर पूरी छत का बारीकबीनी से मुआयना किया, मगर कोई भी शख्स किसी भी तरह जीने के अलावा हमारे मकान पर छत से नहीं आ सकता था, और छत पर जाने वाला जीना उस दिन हमारी नजरों के सामने था। फिर कोई किस तरह छत पर गया, और अगर कोई छत पर नहीं गया तो सुषमाया की हालत किस तरह हुई। इस वाक़े के बाद सुषमाया बिल्कुल बदल गई। एक जिंदा दिल और हमेशा हंसते हंसाने वाली लड़की मुकम्मल तौर पर खामोश हो गई और गोशा नशीन हो गई। पार्टीज वगैरह में जाना उसने बिल्कुल तर्क कर दिया। फिर शशलिया इतना कहकर खामोश हो गई और जमीन को घूरने लगी। मैं और बेटन खामोशी से शशलिया के बोलने का इंतजार करने लगे। कुछ देर खामोश रहने के बाद शशलिया ने फिर बोलना शुरू किया। कुछ दिन बाद एक शाम जब सुषमाया छत पर थी, मैं भी दबे पांव उसके पीछे छत पर चली गई। मैंने छत पर पहुंचकर देखा सुषमाया इसी स्याह बिल्ले को गोद में लिए बैठी है और उसे प्यार कर रही है। मुझे इस स्याह बिल्ले को देखकर बहुत डर लगा। वो काला बिल्ला आम बिल्ले के मुकाबले में दुगना था, और उसकी सुर्ख सुर्ख आंखें ऐसा लगता था जैसे शोले बरसा रही हों। मुझे इस बिल्ले से बहुत डर लगा। मुझे ये भी डर लगा कि कहीं ये मनहूस बिल्ला सुषमाया को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। ये सोचकर मैंने जोर से सुषमाया को आवाज लगाई। मेरी आवाज सुनकर सुषमाया ने नजर उठाकर मेरी जानिब देखा और फिर बिल्ले को गोद में लेकर खड़ी हो गई। सुषमाया, नीचे चलो। और तुम इस गंदे बिल्ले को गोद में क्यों लिए बैठी हो? मैंने सुषमाया से कहा। ये बिल्ला नहीं है, ये तो मेरा जानी है। मैं इससे प्यार करती हूँ। सुषमाया बिल्ले को प्यार करते हुए बोली। प्यार इंसानों से किया जाता है, बिल्ले से नहीं। मैं चीखी। इंसान इंसानों से प्यार करते हैं, मैं तो एक बिल्ली हूँ। इतना कहकर सुषमाया ने बिल्ले को जमीन पर रखा और फिर खुद भी चारों हाथ पांव से किसी बिल्ली की तरह चलने लगी और मियाऊ मियाऊ की आवाजें निकालने लगी। ये मंजर देखकर मैं बहुत घबरा गई और मैंने छत पर पड़ा हुआ एक पत्थर बिल्ले को मारा। पत्थर सीधा बिल्ले के लगा। पत्थर की चोट खाकर बिल्ला उछला और फिर वो फुर्ती के साथ दीवार पर चढ़ गया और गुस्सीली नजरों से मुझे देखने लगा। उसकी सुर्ख आंखों में ऐसी हैबत थी कि मैं खौफ से लरस गई। ये आपने क्या किया? क्यों मारा मेरी जानी को? सुषमाया सीधी खड़ी होते हुए जोर से चीखी। जानी, जानी, तुम नाराज नहीं होना। आओ मेरे पास आओ। सुषमाया बाजू फैलाकर बिल्ले की जाने पड़ी, मगर बिल्ला दीवार से छलांग मारकर करीब के लगे दरख्त पर चला गया और नजरों से ओझल हो गया। आपने नाराज कर दिया मेरी जानी को। बिल्ले के नजरों से ओझल होने के बाद सुषमाया मेरी जाने पलटी और मुझसे कहने लगी, चलो नीचे चलो, पागल हो गई हो तुम। मैंने सुषमाया को बाजू से पकड़कर नीचे की जानिब धकेला और उसे जबरदस्ती छत पर से नीचे लेकर आई। सुषमाया बार बार अपना बाजू छुड़ाकर छत पर जाना चाहती थी, मगर मैंने इसका बाजू मजबूती से पकड़ रखा था। जब सुषमाया अपने बाजू को मेरी गिरफ्त से ना छुड़ा सकी तो उसने मुझे जगह जगह से बिल्कुल इस तरह नोचा जैसे कोई बिल्ली पंजे मारती है। मैं परेशान सी हो गई कि आखिर मेरी बेटी को क्या हो गया है। बहरहाल मैं जबरदस्ती सुषमाया को लेकर नीचे आई और उसे उसके कमरे में बंद कर दिया। शशलिया यहाँ तक कहकर खामोश हो गई। मैं खामोशी से शशलिया की बातें सुन रहा था और साथ में ये भी सोच रहा था कि एक सुरागरसा होते हुए मैं इनकी क्या मदद कर सकता हूँ। तवील खामोशी के बाद हेनरी ओलिंगा बोला। जब शशलिया ने मुझे ये सारी बात बताई तो मैं बहुत परेशान हो गया। मैंने फौरन छत पर जाने वाला दरवाज़ा बंद करवा दिया और उसमें ताला डलवा दिया, मगर मैं बहुत परेशान था कि आखिर मेरी इकलौती बेटी को क्या हो गया है। मैं इस सिलसिले में किसी से मदद भी तलब नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर मीडिया को मालूम हो जाता तो मेरी तो सारी इज्जत खाक में मिल जाती। आखिर परेशान होकर मैंने तुम्हारे चीफ से बात करने का फैसला किया, क्योंकि वो मेरा बचपन का दोस्त है और उसने मेरी मदद का वादा किया और तुम दोनों को यहाँ भेजा। मगर हम क्या कर सकते हैं? हेनरी ओलिंगा की बात सुनकर मैं बोल उठा। आप लोग इस बिल्ले को मार सकते हैं, शायद इस तरह इस बिल्ले से हमारी जान छूट जाए। हेनरी ओलिंगा ने कहा। यह काम तो आपका कोई गार्ड भी कर सकता है, मैंने जवाबन कहा। हाँ, मेरा कोई भी गार्ड इस बिल्ले को गोली मार सकता है, मगर मुझे गार्ड को बताना होगा कि मैं बिल्ले को क्यों मारना चाहता हूँ, और फिर एक जानवर की जान लेने का हुक्म देने की वजह से मैं कानूनी पेचीदगियों में भी उलझ सकता हूँ। हेनरी ओलिंगा ने मेरे सवाल का जवाब दिया। जब आपने छत का दरवाजा बंद करके ताला डाल दिया तो सुषमाया ने क्या किया? फिर भी इस बिल्ले से मिली? कुछ देर सोचने के बाद मैंने सवाल किया। मेरा सवाल सुनकर हेनरी ओलिंगा ने अपनी बीवी की शशलिया की जानिब देखा और फिर एक ठंडी सांस भरते हुए अपनी बीवी से कहा, शशलिया, इन्हें कमरे वाला वाकया बताओ।
हेनरी ओलिंगा की बात सुनकर शशलिया सोच में पड़ गई। फिर कुछ देर सोचने के बाद उसने खंखार कर अपना गला साफ किया और गोया हुई। छत पर जाने का रास्ता बंद होने पर सुषमाया ने बहुत शोर मचाया और वो बहुत मचली कि उसे छत पर जाना है। उसने हेनरी से भी काफी जिद की, मगर हेनरी ने सुषमाया को छत पर जाने की इजाजत ना दी। ये कोई 1 हफ्ता पहले की बात है। रात के वक्त मुझे बेचैनी सी महसूस हो रही थी और बार बार मेरी नींद उचाट हो रही थी। मुझे बहुत घबराहट होने लगी तो मैं अपने कमरे से निकलकर बाहर आई। इस वक्त कोई रात के 3 बज रहे थे। सारा जहां सो रहा था। मैं अपनी घबराहट की वजह से जाग रही थी। मैं अपने कमरे से निकली तो मुझे हंसी की आवाज आई। हंसी सुषमाया की थी। मुझे हैरानी हुई कि सुषमाया इतनी रात देर तक जाग रही है और हंस रही है। आखिर उसके कमरे में कौन है जिससे वो बातें करते हुए हंस रही है। ये सोचकर मैं सुषमाया के कमरे के दरवाजे के पास पहुंची। मुझे एक बार फिर सुषमाया की हंसी की आवाज सुनाई दी। साथ ही किसी और की भी हंसी की आवाज मेरे कानों में पड़ी। वो हंसी किसी इंसान की तो मालूम नहीं हो रही थी। अजीब सी गाँव गाँव की आवाज थी। ये आवाज सुनकर मैं हैरान रह गई। फिर मैंने दरवाजे के की होल से अंदर झांका। अंदर मलगजी सी रोशनी थी। की होल से मुझे सुषमाया का पलंग तो नजर नहीं आया, मगर सामने दीवार पर 2 साए नजर आए जो एक दूसरे में मदगम थे। मैं घबरा गई और उल्टे कदमों अपने कमरे में पहुंची और हेनरी को जगाकर सारी बात बताई। मेरी बात सुनकर हेनरी गुस्से में आ गए और उन्होंने दरवाजा खोलकर अपना पिस्तौल निकाला और सुषमाया के कमरे की जानिब चल पड़े। सुषमाया के कमरे के दरवाजे के बाहर हेनरी ने भी कान लगाकर अंदर की आवाजें सुनना चाही। अंदर से आने वाली आवाजों से साफ महसूस हो रहा था कि अंदर सुषमाया के साथ कोई और भी है। गुस्से से मगलूब होकर हेनरी ने दरवाजे का लॉक घुमाकर खोलना चाहा, मगर दरवाजे को अंदर से चुटकुनी लगी हुई थी। दरवाजा खोलने में नाकामी ने हेनरी का गुस्सा और बढ़ा दिया और उन्होंने तैश में दरवाजे को जोर से पीट डाला और साथ ही सुषमाया को आवाज लगाई। हेनरी की आवाज सुनकर लगा कि जैसे कमरे में हड़बूंग बच गई हो। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और सुषमाया दरवाजे में आई। उसने अपने जिस्म पर एक बड़ी सी चादर लपेटी हुई थी। साफ नजर आ रहा था कि सुषमाया के जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं है, बस उसने चादर से अपना जिस्म छुपाया हुआ है। दरवाजा खुलते ही हेनरी गुस्से से कमरे में अंदर दाखिल हो गए। पिस्तौल उनके हाथ में था। हेनरी के पीछे मैं भी कमरे में दाखिल हुई। कहाँ है वो मर्दूद जो मेरी इज्जत से खेल रहा है? हेनरी गुस्से से पिस्तौल में लहराने लगे। कौन मर्दूद? सुषमाया ने हैरान नजरों से पूछा। कौन है तुम्हारे इस कमरे में? हेनरी ने गुस्से में कमरे का जायजा लेने लगे। मैंने बाथरूम भी खोल कर देखा, मगर कमरे या बाथरूम में कोई भी नहीं था और दरवाजे के अलावा कमरे में आने जाने का कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। मैं हैरान नजरों से सुषमाया को देख रही थी। मैं पूछता हूँ कौन था यहाँ तुम्हारे साथ? जब कमरे में किसी को ना पाया तो हेनरी सुषमाया से मुखातिब हुए। यहाँ तो मेरे साथ सिर्फ जानी है। सुषमाया मिसेरी की जानिब इशारा करते हुए बोली। जानी? हेनरी और मेरे मुंह से एक साथ निकला। फिर हम दोनों ने मिसेरी की जानिब देखा तो मिसेरी पर सुषमाया का स्लीपिंग सूट पड़ा था और स्लीपिंग सूट पर वही काला मनहूस बिल्ला बैठा अपनी सुर्ख आंखों से हमें घूर रहा था। ये जानी है? हेनरी बिल्ले को देखकर बोले। हाँ, और इस वक्त कमरे में मेरे और जानी के सिवा कोई भी नहीं है। अब क्या एक बिल्ले के कमरे में होने से भी आपकी इज्जत पर हर्फ आता है? सुषमाया तल्ख लहजे में बोली। तुम्हें इस गंदे बिल्ले से घिन नहीं आती? मैंने सुषमाया से पूछा। मेरी बात सुनकर सुषमाया ने अजीब सी नजरों से मुझे देखा और बोली, ये तो मेरा जानी है। क्या पागलपन है? इंसानों से दोस्ती करो, क्या जानवरों से मोहब्बत का राग लाप रही हो? इतना कहकर हेनरी ने अपना पिस्तौल वाला हाथ सीधा किया और बिल्ले पर गोली चला दी। फायर होते ही बिल्ला अपनी जगह से उछला और कमरे से बाहर की जानिब भाग गया। जानी, जानी रुक जाओ जानी, तुम्हें मेरी कसम। बिल्ले को कमरे से बाहर भागता देखकर सुषमाया जोर से चीखी और बिल्ले के पीछे दौड़ी, मगर बिल्ला तेजी के साथ बाहर भाग गया। आपने मेरी जानी पर फायर किया? मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। सुषमाया हेनरी से लड़ने लगी तो हेनरी ने तैश में आकर सुषमाया के मुंह पर एक थप्पड़ रसीद किया तो सुषमाया मिसेरी पर गिर पड़ी और उसके जिस्म पर लिपेटी चादर खुल गई। हेनरी ने फौरन अपनी नजर नीचे की और कमरे की से बाहर की जानिब चल दिए। मैं जल्दी से सुषमाया के पास पहुंची तो मैंने देखा कि सुषमाया के जिस्म पर जगह जगह नाखूनों के निशानात हैं, जैसे किसी ने उसे नाखूनों से नोचा है। ये सब क्या है सुषमाया? मैंने निशानात की जानिब इशारा करते हुए पूछा। चले जाइए आप लोगों को मेरी कोई खुशी अजीज नहीं है, जाइए, सुषमाया हिस्ट्रियाई अंदाज में चीखी तो मैं घबराकर कमरे से बाहर निकल गई। शशलिया इतना कहकर खामोश हो गई। फिर आप लोगों ने क्या किया? सुषमाया के खामोश होने पर मैंने पूछा। हम क्या कर सकते थे? अपनी बदनामी के डर से हमने बात छुपा ली, मगर
मैंने अपने मकान के गिर्द गार्ड बढ़ा दिए और तमाम गार्ड को हुक्म दिया कि वो किसी जानवर, खास तौर पर किसी बिल्ली या बिल्ली को मकान के आसपास भी ना फटकने दें। हेनरी ने जवाब दिया। फिर तकरीबन 1 माह हो चला है, वो बिल्ला नजर नहीं आया। सुषमाया की हालत कैसी है? मैंने पूछा। वो नीम पागल सी हो गई है, हर वक्त जानी जानी पुकारती रहती है और इस बिल्ले को याद करती रहती है। ना खाती और ना ही पीती है, बड़ी मुश्किलों से उसे खाना खिलाया जाता है, बस हर वक्त अपनी जानी को याद करके रोती रहती है। आखिर वो बिल्ला क्या चीज है जिसकी मोहब्बत में मेरी बेटी गिरफ्तार है? जुमले के आखिर में हेनरी ओलिंगा की आवाज रंध गई। मुझे भी अफसोस होने लगा कि इतना कामयाब बिजनेसमैन अपनी बेटी के हाथों किस कदर मजबूर हो गया है। आप हम लोगों से क्या चाहते हैं? मैंने फिर पूछा। पता नहीं, हेनरी ओलिंगा ने बेचारगी से कहा। मैं बस इस मसले का हल चाहता हूँ। हेनरी ओलिंगा की बात सुनकर मैंने ब्रेटन की जानिब देखा। वो भी हैरान नजरों से मुझे देख रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इस मसले का क्या हल है और वो बिल्ला क्या चीज है। आखिर चीफ ने किस तरह का केस मेरे हवाले किया है। ठीक है, देखते हैं हम इस मसले में आपकी क्या मदद कर सकते हैं। मैंने डिप्लोमेसी से काम लेते हुए जवाब दिया। जरा सुषमाया को यहाँ बुलवा दीजिए, यहाँ में उसके कमरे में ले चलिए ताकि मैं सुषमाया से कुछ बातें पूछ सकूं। कुछ देर बाद मैंने सोचते हुए हेनरी ओलिंगा को मुखातिब किया। जरूर, आप लोग सुषमाया से उसके कमरे में ही मिल लीजिए। हेनरी इतना कहते हुए खड़ा हो गया तो मैं ब्रेटन और शिशलिया भी उठकर खड़े हो गए। इसी वक्त एक बड़ी उम्र की औरत जो लिबास से मुलाजमा मालूम हो रही थी भागती हुई आई। साहब वो उसके साथ भाग गई। मुलाजमा के मुंह से बेतरतीब अल्फाज निकले। कौन भाग गई? मैंने पूछा। सुषमाया भाग गई, उस आदमी के साथ भाग गई। मुलाजमा ने अपने आवाज बहाल करते हुए कहा। सुषमाया भाग गई? कहाँ भाग गई? घर के मरकजी दरवाजे पर तो हम लोग बैठे हैं। मैंने मुलाजमा से सवाल किया। वो इस आदमी के साथ छत की तरफ गई है। मुलाजमा बोली तो हेनरी ने जीने की जानिब दौड़ लगा दी और उसके पीछे मैं भी दौड़ गया और मेरे पीछे ब्रेटन और शिशलिया भी दौड़ने लगी। छत पर तो आपने ताला लगाया था? भागते भागते मैंने हेनरी से पूछा। हाँ, हेनरी ने फूली हुई सांसों के साथ जवाब दिया। हम चारों जीना चढ़कर छत के दरवाजे तक पहुंचे तो मैंने देखा कि छत के दरवाजे का ताला टूटा पड़ा है और दरवाजा चौपट खुला हुआ है। हेनरी जल्दी से दरवाजे से गुजरकर छत पर पहुंचा तो मैं भी उसके पीछे चला गया और मेरे पीछे ब्रेटन और शिशलिया भी छत पर पहुंच गए। छत पर अंधेरा था। चांद की मलगजी रोशनी में मुझे 2 साए छत पर दूर जाते हुए नजर आए। मैंने फौरन अपनी जेब से एक ताकतवर टॉर्च निकाली और उसकी रोशनी इन दोनों पर मारी। टॉर्च की रोशनी में मैंने देखा कि एक लड़की एक नौजवान का सहारा लिए चल रही थी। वो रही सुषमाया। टॉर्च की रोशनी जैसे इन सायों पर पड़ी तो हेनरी ने चीख कर कहा, रुक जाओ। मैंने टॉर्च की रोशनी सुषमाया के साथ चलते जवान पर मारी तो मैं धक से रह गया। वो कोई इंसान तो मालूम नहीं होता था। वो चल इंसानों की तरह रहा था मगर वो इंसान नहीं था। वो जवान मुकम्मल तौर पर नंगा था। उसके जिस्म पर लंबे लंबे बाल थे जिससे उसकी सतर पोशी की हुई थी। उसके कान किसी बिल्ली की तरह खड़े हुए थे। सुषमाया इस जवान के कंधे पर सर रखे इत्मीनान से चल रही थी। रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। मैं पिस्तौल निकालकर इस नौजवान का निशाना लिया और टॉर्च की रोशनी सुषमाया और उस जवान पर मारी तो इन दोनों के बढ़ते कदम रुक गए। फिर इस जवान ने गर्दन घुमाकर मेरी जानिब देखा। उफ, उस जवान का चेहरा देखकर मैं घबरा गया। वो किसी इंसान का चेहरा नहीं था, वो तो किसी बड़े साइज के बिल्ले का चेहरा था। स्याह चपटी नाक, लंबे लंबे कान और बारीक लंबी मूछें। उसकी आंखें सुर्ख रेडियम की तरह चमक रही थी। उसने मुझे देखकर अपने दांत निकोसे और फिर सुषमाया की कमर से में हाथ डालकर आगे बढ़ने लगा। इन दोनों को आगे जाता देखकर मैंने इस बिल्ले नुमा जवान के पैरों के पास फर्श पर गोली मारी तो उनके उठते कदम रुक गए। अगली गोली तुम्हारे सीने में होगी अगर अब भी कदम आगे बढ़ाया तो। मैंने गोली चलाने के साथ चिल्लाकर उन्हें धमकी दी। मेरी धमकी का खातिर ख्वाह असर हुआ और उनके उठते कदम रुक गए। फिर सुषमाया ने अपनी कमर से इस जवान का हाथ हटाया और उसके सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई। पहले मुझे गोली मारो फिर इसे मारना, ये मेरा जानी है। सुषमाया गुर्राई। वो जवान सुषमाया की आड़ लेकर पीछे हटने लगा। वो फरार होना चाहता था। मेरे पास इसके सिवा कोई चारा ना था कि मैं उसे गोली मार के रोकूं। लिहाजा मैंने अपनी पूरी तवानाई जमा की और सुषमाया के पैरों के दरमियान से झांकती उस जवान की बालों भरी भयानक स्याह टांग पर गोली चला दी। मेरा निशाना सच्चा था। लिहाजा वो जवान अपना पैर पकड़कर बैठ गया। उसके मुंह से दर्दनाक आवाज निकली। उसके पैर से खून बहने लगा। मेरी गोली ने उसे जख्मी कर दिया था। जानी तुम ठीक हो? सुषमाया उस नौजवान के पैर
से खून निकलता देखकर बदहवास हो गई। फिर वो खूंखार अंदाज में मेरी जानिब पलटी और भागती हुई मुझ पर हमला आवर हुई। तो तुमने मेरी जानी को जख्मी किया, मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। सुषमाया मेरे करीब आकर चीखी और अपने लंबे नाखूनों से मेरा चेहरा नोचना चाहा, मगर बेटन ने फुर्ती के साथ सुषमाया को कमर से पकड़ा और जमीन पर औंधे मुंह लिटाकर उसके दोनों हाथ पीछे करके उसे दबोच लिया। बेटन की सुषमाया को पकड़ने के बाद मैं इस जवान की जानिब मुतवज्जा हुआ। वो जवान अब उठकर खड़ा हो गया था। उसके पैर से खून के कतरे फर्श पर टपक रहे थे। कोई हरकत मत करना वरना अगली गोली तुम्हारे सीने में होगी, मैंने उस जवान को तंबीह करते हुए कहा। तो उसे अपनी नजरें उठाकर मेरी जानिब देखा। उफ, उसकी आंखें, ऐसा लगता था कि जैसे उसकी आंखों से शोले निकल रहे हों। मैं उसकी आंखें देखकर घबरा गया। उसी लम्हे का उसने फायदा उठाया और एक ऊंची छलांग लगाई ताकि छत पर बनी दीवार पर जा सके। मैंने टॉर्च की रोशनी में इस पर मारने की कोशिश की, मगर इसकी छलांग बहुत ऊंची थी। टॉर्च की रोशनी वहां तक ना पहुंच सकी। मैंने जल्दी से टॉर्च की रोशनी छत पर बनी दीवार पर मारी तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि इस दीवार पर वो जवान नहीं बल्कि एक बहुत बड़े साइज का बिल्ला बैठा मुझे घूर रहा था। उस बिल्ले की टांग से खून निकल रहा था। ये मंजर देखकर हम सब घबरा गए और हमारी इस घबराहट का फायदा उठाते हुए बिल्ला छत के साथ लगे दरख्त पर कूद गया और हमारी नजरों से ओझल हो गया। ये बिल्ला कैसे बन गया? हेनरी के मुंह से भी बेसाख्ता अंदाज में निकला। हम सब हैरान होने के साथ साथ परेशान भी हो गए। हमारे माथे पर पसीना चमकने लगा। हालांकि मौसम अच्छा खासा सर्द था, मगर सिचुएशन ऐसी थी कि हम सब बेहद खौफजदा हो गए थे। मेरी गोली ने उस जवान को जख्मी किया और फिर वो जवान बिल्ला बन गया और हमारी नजरों से गायब हो गया। हम सब खौफजदा नजरों से उसकी जानिब देख रहे थे जहां बिल्ला गायब हुआ था। सुषमाया बुरी तरह से चीख रही थी और जानी जानी की आवाजें लगा रही थी। वो बेटन की गिरफ्त से निकलने कर बिल्ले के पीछे जाना चाहती थी, मगर बेटन की गिरफ्त मजबूत थी। सुषमाया बेटन की गिरफ्त से मचल रही थी, मगर उसकी गिरफ्त से आज़ाद नहीं हो पा रही थी। मैं कुछ देर खड़ा इस दरख्त को घूरता रहा जहां वो बिल्ला गायब हुआ था। फिर हिम्मत करके मैं इस दरख्त की जानिब बढ़ा और मैंने टॉर्च की रोशनी दरख्त पर मारी। दरख्त के पत्तों पर लगा हुआ खून था, मगर बिल्ला अब वहां पर नहीं था। दरख्त का जायजा लेने के बाद मैं वापस सबके पास आया। वो सब अब भी खौफजदा नजरों से इस दरख्त को घूर रहे थे। मैंने हेनरी का कंधा हिलाकर उसे नीचे चलने का कहा तो सब जीने की जानिब चल दिए। सुषमाया को बेटन के कंधे पर उठा लिया था। जीने उतरकर हम घर के अंदर पहुंचे। घर के अंदरूनी हिस्से में पहुंचकर सुषमाया को बेटन ने उसके कमरे में बंद कर दिया और फिर हम सब ड्राइंग रूम में आ गए। ये बिल्ला कौन है? तवील खामोशी को हेनरी ओलिंगा ने तोड़ा। क्या ये कोई जिनभूत है? शिशलिया कपकपाती आवाज में बोली। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, मगर गहरी सोच में डूबा हुआ था। सर, आप क्या सोच रहे हैं? जब मैंने किसी बात का जवाब नहीं दिया तो बेटन ने मेरा कंधा हिलाकर पूछा। मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूं कि किसने मुझसे एक ऐसे आतिशी मखलूक का जिक्र किया था जो बिल्ले का रूप धार सकता है। मैंने बेटन को जवाब दिया। आतिशी मखलूक? क्या मतलब? आतिशी मखलूक मतलब आतिशी मखलूक, जैसे हम इंसान खाक की मखलूक हैं, मैंने जवाब दिया। मतलब वो इंसान नहीं है? बेटन ने पूछा। क्या आपको इंसान लगता है? क्या इंसान इस तरह बिल्ले का रूप धार सकता है? मैंने हेनरी को जवाब दिया तो सबके सर नफी में हिल गए। अब हम क्या करें? हेनरी ओलिंगा ने परेशानी से हाथ मलते हुए कहा। सबसे पहले तो आप अपनी बेटी को लेकर इस शहर बल्कि इस मुल्क से ही दूर चली जाइए, किसी पुरफिजा मकाम पर, मैंने हेनरी ओलिंगा से कहा। इससे क्या फायदा होगा? हेनरी ने पूछा। एक तो हमें कुछ वक्त मिल जाएगा और मैं ये तहकीक कर सकूंगा कि आतिशी मखलूक कौन है। दूसरी, सुषमाया भी इस मखलूक से महफूज रहेगी, मैंने जवाब दिया। क्या सुषमाया यहाँ से जाने के लिए मान जाएगी? शशलिया ने पॉइंट उठाया। नहीं, वो आसानी से ये शहर छोड़कर नहीं जाएगी, मगर आपको हर हालत में इसे इस शहर से दूर लेकर जाना है। और जब तक आपके जाने का बंदोबस्त नहीं हो जाता, मैं 2 लेडी कांस्टेबल की ड्यूटी यहाँ पर लगा देता हूँ जो सुषमाया के साथ उसके कमरे में ही रहेंगी, ताकि सुषमाया इस बिल्ले से महफूज रहे, मैंने जवाब दिया। तो हेनरी ओलिंगा राजी हो गया। मैंने अपने फ़ोन से चीफ शॉर्जनेट को फ़ोन किया और उन्हें मुख्तसर सूरत हाल बताई और 2 लेडी कांस्टेबल को हेनरी ओलिंगा के घर भेजने का कहा। थोड़ी देर में 2 लेडी कांस्टेबल पहुंच गईं। मैंने उन्हें खास हिदायत कर दी और उन्हें सुषमाया के कमरे में भेज दिया। फिर मैंने और बेटन ने हेनरी ओलिंगा से इजाज़त तलब की और वहाँ से चल दिए। सर, अब आपका क्या प्रोग्राम है? हेनरी ओलिंगा के मकान से बाहर आने के बाद बेटन ने मुझसे पूछा। फिलहाल तो ज़बरदस्त नींद आ रही है। मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ते हुए अपने घर जाऊँगा और फिर आज सुबह ही मारिसा भी आई, लिहाजा आज रात कोई काम नहीं।
बस घर चलकर आराम करेंगे। मैंने जवाब दिया तो बेटन सर हिलाने लगा। बेटन को उसके घर ड्रॉप करके मैं अपने घर पहुंचा तो मारिसा को अपना मुंतजिर पाया। मैंने उसे मुख्तसर हेनरी ओलिंगा के घर पेश आने वाले वाकयात से आगाह किया। एक इंसान नुमा बिल्ली का सुनकर मारिसा हैरान रह गई। अब तुम क्या करोगे? सही बात सुनकर मारिसा ने पूछा। अब मैं बोट्सवाना के शहर गंजी जाऊंगा, मैंने इत्मीनान के साथ जवाब दिया। बोट्सवाना के शहर गंजी? क्यों? मारिसा ने हैरान होकर पूछा। क्योंकि मैंने हेनरी और बेटन से झूठ बोला था कि किसी ने मुझसे आतिशी मखलूक का जिक्र तस्करा किया था, मैंने इत्मीनान के साथ जवाब दिया। झूठ? कैसा झूठ? मारिसा बोली। मतलब ये कि मैंने उनसे कहा था कि किसी ने मुझसे ऐसी आतिशी मखलूक का तस्करा किया था, मगर मैं जानता हूं कि मुझे आतिशी मखलूक के बारे में फादर जोशुआ ने बताया था, मैंने मारिसा को तफसील से जवाब दिया। ओह, अब तुम फादर जोशुआ से मिलने जाओगे? हाँ, मैं बोला। यानी मैं आई और तुम चल दिए? मारिसा बोली। तुम भी साथ चलो, मैंने मारिसा को ऑफर दी। नहीं, तुम जाओ, तुम्हारे काम का हर्ज होगा, मारिसा बोली। मुझे सिर्फ मालूमात हासिल करनी है, और वैसे भी मैंने हेनरी ओलिंगा और इसकी फैमिली को बाहर किसी पुरफिजा मकाम पर जाने का कह दिया है। वो लोग 1-2 दिन में किसी पुरफिजा मकाम पर चले जाएंगे, मैंने जवाब दिया। पक्के शैतान हो तुम, मगर मैं फिर भी तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, मारिसा इटला कर बोली और उठकर जाने लगी। तो मैंने जल्दी से उसका हाथ पकड़ा और अपनी जानिब खींचा तो वो सीधी मेरी गोद में आ गिरी। तो मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया और लाइट ऑफ कर दी। 3 दिन बाद हेनरी ओलिंगा अपनी बीवी शशलिया और बेटी सुषमाया के साथ स्विट्जरलैंड चला गया। हेनरी के जाने के बाद मैंने चंद जरूरी काम निपटाए और फिर मैं भी बोट्सवाना शहर के गंजी की जानिब रवाना हो गया। 2 घंटे के हवाई जहाज के सफर के बाद मैं गंजी पहुंच गया। एयरपोर्ट पर मैंने पहले ही इंतजाम कर रखा था, लिहाजा एक टैक्सी मेरी मुंतजिर थी। मैं फौरन ही गंजी के नवाही इलाके खंजार में फादर जोशुआ से मिलने के लिए चल दिया। 5 घंटे के तवील सफर और थका देने वाले सफर के बाद मैं खंजार पहुंच गया। खंजार पहुंचते ही मैंने वहां के वाहिद चर्च जहां पर फादर जोशुआ मुझसे मिलना था। जब मैं चर्च पहुंचा तो फादर कन्फेशन बॉक्स में थे, लिहाजा मैं इनके इंतजार में चर्च में लगी बेंच पर बैठ गया। मेरे सामने मुकद्दस मरियम की तस्वीर थी, जिसमें वो अपने नन्हे बेटे यसु मसीह को गोद में लिए खड़ी थी। मुकद्दस मरियम के चेहरे पर ममता का नूर फैला हुआ था। वाकई खुदावंदे मसीह ने माँ का रिश्ता भी अजीब बनाया है। अगर इंसान के पास माँ ना होती तो इंसान कितना अकेला और तन्हा होता। मोहब्बत का लाजवाल समुंदर माँ है। माँ का लफ्ज़ ही मोहब्बत से गूंदा गया है। माँ अपने बच्चे की बका के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। मेरी नज़र मुकद्दस मरियम के सामने झुकी हुई थी। इसी वक्त कदमों की आवाज़ उभरी तो मैंने सर उठाकर देखा। फादर जोशुआ मेरी जाने भी चले आ रहे थे। मैं उनके एहतराम में खड़ा हो गया। हेलो फादर। गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड। फादर जोशुआ ने मेरे सलाम के जवाब में मुझे दुआ दी। मैं घुटनों के बल बैठकर फादर के हाथ पर बोसा दिया। फादर ने मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे एक बार फिर दुआ दी। फादर, आपसे ज़रूरी बात करनी है। फ़ोन पर मैंने आपको बताया था कि मैं मुद्दा बयान करना चाहा, मगर फादर जोशुआ ने हाथ उठाकर मुझे बात करने से रोक दिया। मुझे याद है मेरे बच्चे, मगर इस शैतान का जिक्र यहाँ मुनासिब नहीं। आओ मेरे साथ, फादर जोशुआ ने कहा और मुड़कर वापसी के लिए कदम उठा दिए। मैं भी उनके पीछे उनके कदमों के निशान पर कदम रखता चल दिया। फादर जोशुआ अपने कमरे में पहुंचे। मैं भी उनके पीछे उनके कमरे में दाखिल हो गया। कमरे में पहुंचकर फादर ने मुझे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और खुद दूसरी कुर्सी लेकर मेरे सामने बैठ गए। हाँ, अब मुझे बताओ तफसील। फादर जोशुआ आराम से बैठने के बाद बोले तो मैंने सुषमाया और उस बिल्ले की जो अपनी शक्ल तब्दील कर लेता है, इसकी पूरी तफसील फादर को सुनाई। फादर जोशुआ निहायत तवज्जो और दिमाग से मेरी बात सुनते रहे। जब मैंने अपनी बात मुकम्मल कर ली तो फादर ने अपना झुका हुआ सर ऊपर किया और उनके चेहरे पर परेशानी के आसार नुमाया थे। वो गहरी सोच में डूबे हुए थे। इसका मतलब है कि वो शैतान दोबारा पाताल से निकलकर जमीन पर आ गया है। फादर जोशुआ मेरी बात सुनकर बोले, शैतान? मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला। हाँ, वो शैतान है, बल्कि शैतान से भी बड़ा शैतान। वो शैतान और एक जिन्नी की मिलाप से पैदा हुआ है, इसलिए उसे ना शैतान की बस्ती में कबूल किया जाता है और ना ही उसे जिन अपने कबीले में कबूल करते हैं। वो तन्हा पाताल में रहता है। वो अपनी फितरत में शैतान से भी ज्यादा बुरा है। आखिर क्यों ना हो, वो शैतान ही का तो बेटा है। फादर जोशुआ बोले। ओह माय गॉड। फादर की बात सुनकर बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला। वो सदी में सिर्फ एक मरतबा पाताल से निकलकर जमीन पर आता है और अपनी ग़िज़ा तलाश करता है और अपनी ग़िज़ा खाकर फिर पूरी सदी के लिए पाताल में सो जाता है। फादर ने कहा। ग़िज़ा? क्या मतलब? मैं फादर की बात ना समझ सका।
इसकी गिज़ा पैदाइशी बच्चा है, फादर बोले। पैदाइशी बच्चा? मगर वो तो सुषमाया पर। मैं जुमला मुकम्मल ना कर सका। इस शैतान की फितरत बिल्ली जैसी है, वो अपने बच्चे को खाता है और यही उसकी गिज़ा है, फादर ने बताया। ओह माय गॉड, यानी वो शैतान सुषमाया से जिस्मानी ताल्लुक कायम करेगा और उसके नतीजे में पैदा होने वाले बच्चे को खा जाएगा। मैं फादर की बात समझते हुए बोला। जिस्मानी ताल्लुक कायम करेगा नहीं, बल्कि वो जिस्मानी ताल्लुक कायम कर चुका है, फादर ने बताया। यानी सुषमाया हमला हो चुकी है? मैंने पूछा तो फादर ने इकरार में सर हिला दिया। फिर तो इस शैतान को 9 माह इंतजार करना पड़ेगा बच्चे की पैदाइश के लिए, मैं कुछ सोचते हुए बोला। नहीं, वो इंसान का बच्चा नहीं है जो माँ की कोख में 9 माह का अरसा गुजारे। वो शैतान की औलाद है। वो 1 महीने या इससे भी कम अरसे में दुनिया में आ जाएगा, फादर ने मुझे बताया। तो मैं हैरत से उनका मुंह देखने लगा। यस माय चाइल्ड, वो बच्चा शैतान की औलाद है। वो बहुत जल्द दुनिया में आ जाएगा और फिर वो शैतान बिल्ला इसे खाकर फिर 100 साल के लिए पाताल में सो जाएगा। फादर, इस शैतान को किस तरह मारा जा सकता है? मैंने पूछा। उसे कोई नहीं मार सकता, फादर बोले। मगर मेरी गोली से तो वो जख्मी हो गया था, मैं हैरत से बोला। तुम उसे जख्मी कर सकते हो मगर मार नहीं सकते। उसे सिर्फ वो मार सकती है जो उससे प्यार करती है, फादर बोले। यानी उसे सिर्फ सुषमाया ही मार सकती है? मैंने हैरत से पूछा। हाँ, मगर सुषमाया तो उसके प्यार में पूरी तरह पागल हो चुकी है। वो भला इस शैतान को क्यों मारेगी? मैं सोचते हुए बड़बड़ाया। तुम्हें सुषमाया के सामने ऐसे हालात पैदा करने होंगे जिसकी वजह से वो मजबूर होकर इस शैतान को मार दे। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, फादर ने कहा और फिर उठकर कमरे के कोने में रखी एक अलमारी की जाने पड़े और अलमारी खोलकर उन्होंने चमड़े का एक छोटा सा हैंडबैग निकाला और बैग लेकर मेरे पास आए। फिर उन्होंने बैग की चेन खोली और बैग के अंदर हाथ डाला। जब फादर का हाथ बैग से बाहर आया तो उनके हाथ में एक चमकता हुआ बड़ा सा खंजर था। ये मुकद्दस खंजर है। अगर सुषमाया इस खंजर से इस शैतान पर वार करेगी तो वो शैतान जहन्नम वासिल हो जाएगा। फादर ने इतना कहकर खंजर दोबारा बैग में रखा और बैग की चेन बंद करके बैग मेरी जानिब बढ़ा दिया। मैंने शुक्रिया कहकर बैग फादर के हाथ से ले लिया। अब तुम्हें सुषमाया के सामने ऐसे हालात पैदा करने हैं कि वो जज्बात से मगलूब होकर इस शैतान पर इस खंजर से वार कर दे, फादर ने कहा। तो मैंने इस बात में सर हिला दिया। कुछ देर बाद मैं फादर से इजाजत लेकर उनकी दुआओं के साए में रुखसत हुआ और वापस गंजी शहर पहुंचा। जब मैं गंजी पहुंचा तो रात हो चली थी। मैं बहुत ज्यादा थक गया था। मेरी फ्लाइट भी सुबह की थी, लिहाजा मैंने एक होटल में कमरा किराए पर लिया और नहा धोकर फ्रेश होकर सो गया। मैं बहुत ज्यादा थका हुआ था, लिहाजा फौरन ही नींद की देवी ने मुझे अपनी आगोश में ले लिया। मैं बहुत देर तक गहरी नींद सोता रहा। मेरे मोबाइल की घंटी ने मुझे नींद से उठाया। मैंने लाइट जलाकर घड़ी में वक्त देखा। सुबह के 5 बज रहे थे, यानी मैं 7 घंटे सोता रहा। मैंने आंखें मलते हुए अपना मोबाइल उठाया। मोबाइल की स्क्रीन रोशन थी, जहां पर जॉन हेनरी ओलिंगा का नाम जगमगा रहा था। हेलो, मैंने जमाई रोकते हुए हेलो कहा। हेलो इंस्पेक्टर पॉल, मैं हेनरी ओलिंगा बोल रहा हूँ। दूसरी जानिब से हेनरी ओलिंगा की आवाज़ उभरी। हाँ कहिए। मैं बिस्तर पर उठकर बैठ गया। पॉल, मैं स्विट्जरलैंड के जनरल अस्पताल से बात कर रहा हूँ। एक इंतहाई अहम खबर है। हेनरी ओलिंगा के लहजे में तजस्सुस के साथ परेशानी भी नुमायां थी। मुझे मालूम है वो अहम खबर, मैंने मुस्कुराकर कहा। तुम्हें कैसे मालूम? अभी सिर्फ मुझे और डॉक्टर को मालूम है, और तुम इतनी दूर बैठकर दावा कर रहे हो कि तुम्हें वो अहम खबर मालूम है? हेनरी ओलिंगा बोल उठा। मैं वो अहम खबर आपको बता देता हूँ। सुषमाया हामला है। मैंने हेनरी को खबर बताई तो कुछ देर के लिए दूसरी जानिब से खामोशी छा गई। फोन पर सिर्फ हेनरी ओलिंगा के सांस लेने की आवाजें उभर रही थी। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? कुछ देर बाद हेनरी ओलिंगा की आवाज फोन पर उभरी। जब से आप स्विट्जरलैंड गए हैं मैं मुसलसल इसी केस पर काम कर रहा हूँ और इसी सिलसिले में बोट्सवाना के शहर गंजी में इस वक्त मौजूद हो, मैंने जवाब दिया। तुम डरबन में नहीं हो? हेनरी ने पूछा। नहीं, मगर मैं डरबन पहुंच जाऊंगा। आप ये सब बातें छोड़ें और मुझे ये बताएं कि डॉक्टर डिलीवरी की कब तक तवक्का कर रहे हैं? मैंने पूछा। डॉक्टर कह रहे हैं कि बच्चा बहुत तेजी के साथ परवरिश पा रहा है। ऐसा लगता है कि हफ्ता 10 दिनों में डिलीवरी हो जाएगी। हेनरी ओलिंगा के लहजे में परेशानी थी। अब आप क्या चाहते हैं? मैंने पूछा। मम, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। सुषमाया की हालत कैसी है? मैंने फिर पूछा। बच्चे का सुनकर वो बहुत खुश है और वो वापस डरबन आना चाहती है, हेनरी ओलिंगा ने कहा। ठीक है, तो आप वापसी का बंदोबस्त कीजिए। मैं चंद घंटों बाद डरबन पहुंच जाऊंगा और वहां सारे इंतजाम कर लूंगा, मैंने हेनरी ओलिंगा को जवाब दिया। इंतजामात? कैसे इंतजामात? आखिर बच्चे की विलादत अस्पताल में होगी,
और वहां वो शैतान बिल्ला भी जरूर आएगा। आखिर को वो शैतान बिल्ला होने वाले बच्चे का बाप है, उसके इस्तकबाल की तैयारी भी तो करनी होगी। मैंने हेनरी ओलिंगा को जवाब दिया। क्या होने वाले बच्चे का बाप वो शैतानुमा बिल्ला है? हेनरी ओलिंगा के लहजे में बेयकीनी थी। सुषमाया आपकी बेटी है, आप बताइए क्या इस बिल्ले के सिवा कोई और सुषमाया की तन्हाइयों में आया है? मैंने हेनरी ओलिंगा से सवाल किया तो हेनरी ओलिंगा कुछ देर के लिए खामोश हो गया, फिर उसका जवाब नफी में आया। बस, तो फिर आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं शैतान बिल्ले को इसके अंजाम तक पहुंचा कर रहूंगा। आप वापस डरबन आने की तैयारी कीजिए। मैंने कहा तो हेनरी ओलिंगा ने रजामंदी जाहिर करते हुए फोन बंद कर दिया। फोन बंद होते ही मैंने अपना मोबाइल मिसाई के सिरहाने रखा और वॉशरूम में घुस गया। अस्पताल में आज हमें 5वां दिन था। मैंने अस्पताल में सारे इंतजामात हेनरी ओलिंगा और इसकी फैमिली के आने से पहले ही कर दिए थे। पुलिस के कई अफराद अस्पताल के अमले के रूप में मुख्तलिफ काम सर अंजाम दे रहे थे। मैंने अस्पताल के अमले और डॉक्टर्स को भी खासतौर पर हिदायत जारी कर दी थी और ख़ासतौर पर हेनरी और उसकी बीवी शशलिया को यह हिदायत की थी कि वो अपनी बेटी सुषमाया के साथ नहायत मोहब्बत से पेश आएं। ख़ासतौर पर शशलिया को हिदायत दी थी कि वो सुषमाया को बच्चे की मुबारकबाद दें और उसे बच्चे को पालने के सिलसिले में बातें बताएं और उसके दिल में होने वाले बच्चे की मोहब्बत उजागर करें। आखिर को वो सुषमाया की माँ थी और होने वाले बच्चे की नानी थी। लिहाजा मेरी हिदायत पर शशलिया वक्तन फवक्तन सुषमाया के कमरे में जाकर उससे बातें कर रही थी और उसे बच्चे के बारे में बता भी रही थी। मैंने उस कमरे में जहाँ सुषमाया का क़याम था, इस कमरे के चप्पे चप्पे में सीसीटीवी कैमरे लगा दिए थे और मैं खुद इस कमरे में के बराबर वाले कमरे में बैठा मॉनिटर पर सुषमाया के कमरे की निगरानी कर रहा था। मेरे जहन में एक मंसूबा था और मैं इन मंसूबों पर पूरी तरह अमल कर रहा था। अगर मेरा मंसूबा कामयाब हो गया तो वह शैतान बिल्ला जरूर जहन्नम वासिल हो जाएगा। मेरा असिस्टेंट बेटन भी हैरान नजरों से मेरे किए गए इक़दामात को देख रहा था, क्योंकि मैंने अपने मंसूबे से बेटन को भी आगाह नहीं किया था। मैं कमरे में बैठा मॉनिटर पर सुषमाया के कमरे की निगरानी कर रहा था, जहां इस वक्त शशलिया अपनी बेटी के साथ बैठी थी और होने वाले बच्चे के मुतालिक गुफ्तगू कर रही थी। सुषमाया के चेहरे पर खुशी की रमक आती जा रही थी। उसके चेहरे पर ममता का नूर फैला हुआ है। वो फखरिया अंदाज में कभी कभी अपने पेट पर हाथ फेरती और फिर अपनी माँ के साथ बातें करने में लग जाती। बेटन हैरान नजरों से मुझे मॉनिटर पर यह सब देखते हुए देखता रहा। फिर उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और वो उकताकर बोला, सुषमाया के बच्चे का बाप वो शैतान बिल्ला ही है? हाँ, मैंने मुख्तसर जवाब दिया। आपको यकीन है कि वो बिल्ला सुषमाया से मिलने के लिए आएगा? बेटन ने पूछा। हाँ। मेरी तवज्जो सुषमाया के कमरे का मनाजिर पर थी। ठीक है, जैसे वो शैतान सुषमाया से मिलने आएगा, मैं उसे अपनी गोली का निशाना बना लूंगा। बेटन अपने पिस्तौल पर हाथ मारते हुए बोला, वो शैतान तुम्हारी गोली से नहीं मरेगा। मैंने बेटन को बताया। क्या मतलब? उसने पूछा। इस शैतान को कोई नहीं मार सकता, मैंने फिर कहा। तो फिर वो शैतान कैसे मरेगा? बेटन के लहजे में बेयकीनी के साथ परेशानी का अंसर भी था। इस शैतान को सिर्फ वो लड़की मार सकती है जो उस शैतान से प्यार करती है। मैंने फादर जोशुआ के अल्फाज दोहराए। यानी सुषमाया? बेटन के लहजे में बेयकीनी बरकरार थी। हाँ, मैंने कहा। मगर सुषमाया इस शैतान को क्यों मारेगी? वो तो उसके प्यार में पूरी तरह पागल है, बेटन परेशानी से बोला। मैं उसके सामने ऐसे हालात पैदा करूंगा कि वो इस शैतान बिल्ले को अपने हाथों से जहन्नम वासिल कर देगी। मेरे लहजे में यकीन था। आपके पास इस सिलसिले में कोई मंसूबा है? बेटन ने पूछा। मैं अपने मंसूबे पर पूरी तरह अमल कर रहा हूँ, मैंने बेटन को कहा। तो बेटन ने इत्मीनान भरे अंदाज में सर हिला दिया। 3 दिन बाद सुषमाया को दर्द उठा। नर्सेज इसे फौरन लेबर रूम में लेकर गई। मैं, बेटन, हेनरी ओलिंगा और शशलिया लेबर रूम के सामने बेचैनी से टहल रहे थे। लेबर रूम के अंदर सुषमाया थी, जो मां बनने के अमल से गुजर रही थी। लेबर रूम का दरवाजा बंद था और हम चारों की बेचैनियां उरूज पर थीं। हम चारों खामोशी से लेबर रूम के सामने कभी टहलने लगते और कभी लेबर रूम के दरवाजे के साथ लगी बेंच पर बैठ जाते। हमारे दरमियान मुकम्मल खामोशी थी। काफी देर बाद लेबर रूम का दरवाजा खुला और एक बूढ़ी नर्स लेबर रूम से निकली। उसने अपने गले में पहनी सलेब को अपने दाहिने हाथ में मजबूती से पकड़ रखा था और मुंह ही मुंह में मुकद्दस कलमात का विर्द कर रही थी। उसका चेहरा खौफ से पीला पड़ा हुआ था। क्या हुआ सिस्टर? मैंने आगे बढ़कर नर्स से पूछा, मगर नर्स ने मुझे जवाब नहीं दिया, बल्कि तेज कदमों से मुकद्दस कलमात पढ़ती हुई वहां से चली गई। मैं कुछ देर इस राहदारी को तकता रह गया जहां नर्स गई थी, फिर थककर बेंच पर हेनरी ओलिंगा के बराबर बैठ गया। कुछ देर बाद डॉक्टर भी लेबर रूम से बाहर आई। उसके चेहरे पर भी खौफ की अलामात नुमाया थी। खैरियत तो है ना डॉक्टर? मैंने डॉक्टर के चेहरे को देखते हुए पूछा। इस बच्चे का बाप कौन है? डॉक्टर अपने माथे पर आए पसीने को पोंछते हुए बोली।
ये पुलिस केस है, इसलिए कुछ बातें खुफिया रखी गई हैं। आप बताइए कि मामला क्या है? मैंने डॉक्टर को जवाब देते हुए कहा। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा बच्चा कभी नहीं देखा। इस बच्चे का जिस्म तो इंसान की तरह है, मगर उसका चेहरा बिल्ली की तरह है। डॉक्टर ने अटक अटक कर जुमला अदा किया। उसका लहजा इसके खौफ की चुगली खा रहा था। डॉक्टर की बात सुनकर मैंने सर हिला दिया। इस चीज का मुझे पहले ही खतरा था। शैतान और इंसान के मिलाप से इसी तरह के बच्चे के जन्म लेने का इम्कान था, लिहाजा मेरे लिए ये बात अचंभे वाली नहीं थी। सुषमाया और बच्चे की हालत कैसी है? मैंने कुछ देर बाद डॉक्टर से पूछा। हेनरी ओलिंगा और शिशलिया डॉक्टर के मुंह से बच्चे के मुतालिक सुनकर खौफजदा हो गए थे। वो दोनों ठीक हैं। कुछ ही देर में इन दोनों को कमरे में मुंतकिल कर दिया जाएगा, फिर आप लोग मिल सकते हैं, डॉक्टर ने कहा और वापस लेबर रूम में चली गई। और मैं हेनरी ओलिंगा और शिशलिया को आगे की प्लानिंग समझाने लगा। 2 घंटे बाद सुषमाया और इसके बच्चे को रूम में शिफ्ट कर दिया गया। और तो मैंने शिशलिया को फादर जोशुआ का दिया गया मुकद्दस खंजर दिया और फिर एक बार फिर उसे हिदायत की। शिशलिया ने खंजर मुझसे लेकर अपने पर्स में रख लिया और मैं हिदायत गौर से सुनने लगी। जैसा मैंने कहा है वैसा ही कीजिएगा। बच्चे की बहुत तारीफ कीजिएगा और सुषमाया को मुबारकबाद दीजिएगा और मौका देखकर सुषमाया को दिखाकर ये खंजर उसके तकिए के नीचे रख दीजिएगा। मैंने सुषमाया के कमरे के दरवाजे पर आखिरी बार शिशलिया को हिदायत की। मेरी सारी मंसूबाबंदी का इन्हिसार शिशलिया की अदाकारी पर था। शिशलिया ने हाथ उठाकर अपने खुदा से दुआ मांगी और फिर हेनरी ओलिंगा और शिशलिया दोनों सुषमाया के कमरे में दाखिल हो गए। इन दोनों के कमरे में जाते ही मैं दौड़कर सुषमाया के बराबर वाले कमरे में पहुंचा। वहां पर लगे मॉनिटर पर सुषमाया के कमरे का जायजा लेने लगा। मैंने मॉनिटर के स्क्रीन पर नजर डाली तो मैंने देखा कि जॉन हेनरी ओलिंगा सुषमाया के पलंग के पास खड़ा है और सुषमाया की माँ शिशलिया सुषमाया के पलंग पर उसके सिरहाने बैठी है और उससे बातें कर रही है। मैंने जल्दी से हेडफोन कानों से लगाया तो हेडफोन में शिशलिया की आवाज उभरी। बहुत खूबसूरत बच्चा है, आखिर क्यों ना हो, हमारी बेटी भी तो लाखों में एक है। खुदावंद इस बच्चे को हर दुख, दर्द और बुरी बलाओं से महफूज रखे। शिशलिया बोल रही थी और मैं बगौर सुषमाया के चेहरे का जायजा ले रहा था, जहां शिशलिया की बातों से रौनक बढ़ती जा रही थी। सुषमाया के चेहरे पर ममता का नूर फैला हुआ था। सुषमाया ने फखर और गुरूर के मुश्तरका इम्तजाज के साथ नजर उठाकर अपने बच्चे को देखा तो सुषमाया की आंखों में प्यार का समुंदर उमड़ आया। वो मोहब्बत भरी नजरों से अपने बच्चे को देख रही थी जो पंगोड़े में सो रहा था। सुषमाया के चेहरे पर मुझे सुकून नजर आया। वो ममता के जज्बे से भरी हुई थी और बार बार नजर उठाकर अपने बच्चे को देखती थी और इसके चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ जाती। इसी वक्त शिशलिया ने अपने पर्स से फादर जोशुआ का दिया हुआ खंजर निकाला और सुषमाया को दिखाते हुए उसके तकिए के नीचे रख दिया। ये क्या है? सुषमाया ने एक तकिया उठाकर खंजर पर उंगली फेरते हुए पूछा। ये एक टोटका है। ये खंजर माँ और बच्चे की हिफाजत के लिए माँ के तकिए के नीचे रखा जाता है। कहते हैं कि नन्हे बच्चों पर बुरी बलाएं हमला करती हैं, इसलिए माँ के तकिए के नीचे खंजर जरूरी होना चाहिए, शिशलिया ने कहा। तो सुषमाया सर हिलाने लगी। कुछ देर शिशलिया सुषमाया से बातें करती रही। फिर हेनरी ओलिंगा और शिशलिया सुषमाया को आराम का कहकर इसके कमरे से निकल गए और सीधे मेरे पास मॉनिटरिंग रूम में आ गए। गुड, आप लोगों ने अच्छी अदाकारी की है। मैं हेनरी ओलिंगा और शिशलिया की तारीफ की। हेनरी ओलिंगा की नजरें स्क्रीन पर गड़ी हुई थी जहाँ सुषमाया नजर आ रही थी, जो अपने बच्चे की चादर ठीक करने के बाद अब खुद भी आराम की गर्ज से निसैरी पर लेट रही थी। मैं हेडफोन लगाए स्क्रीन पर नजरें टिकाए बैठा था। मेरे साथ मेरा असिस्टेंट ब्रेटन, सुषमाया के माँ बाप हेनरी ओलिंगा और शिशलिया भी बैठे थे। इन सब की नजरें भी स्क्रीन पर जमी हुई थी। 2 घंटे गुजर गए, स्क्रीन पर कोई हलचल नहीं हुई। जिस शैतान का हम सबको इंतजार था वो अभी तक नहीं आया था। हम सब उगने लगे। अचानक मेरे कानों में बिल्ली की गुर्राहट आई तो मैं चौकन्ना हो गया। मैंने नजरें उठाकर स्क्रीन की जानिब देखा। कमरे के वाइड रोशनदान पर वो शैतान बिल्ला बैठा था और मुसलसल गुर्रा रहा था। मैंने सबकी तवज्जो इस बिल्ले की जानिब दिलाई तो सब स्क्रीन पर इस बिल्ले को देखने लगे। हेनरी ओलिंगा और शिशलिया की आंखों में इस बिल्ले को देखकर खौफ के साए मंडलाने लगे। बिल्ला रोशनदान में बैठा मुसलसल गुर्रा रहा था। उसके गुर्राने की आवाज से सुषमाया की आंख भी खुल गई। उसने रोशनदान की जानिब देखा और बिल्ले को देखकर खुश हो गई। आओ आओ, नीचे आओ, यहाँ कोई नहीं है, सुषमाया बोली तो इस बिल्ले ने रोशनदान से कमरे के फर्श पर छलांग लगाई और धम की आवाज के साथ कमरे के फर्श पर कूदा। रोशनदान से तो वो बिल्ले शैतान बिल्ले के रूप में कूदा था, मगर जब वो कमरे के फर्श पर गिरा तो वो अपने असल रूप में था, यानी आधा इंसान और आधा बिल्ला। फर्श पर कूदने के बाद वो उठा और सुषमाया के पलंग की जानिब बढ़ा और फिर सुषमाया को नजरअंदाज करते हुए वो सीधा बच्चे के झूले की जानिब गया। सुषमाया भी अपनी पलंग से उतरकर खड़ी हो गई थी। देखो,
देखो हमारा बच्चा कितना प्यारा है। सुषमाया का चेहरा ममता के नूर से जगमगा उठा और प्यार भरी नजरों से अपने बच्चे को देखा। फिर इस शैतान की जानिब देखा जो आहिस्ता आहिस्ता बच्चे की जानिब बढ़ रहा था। शैतान की आंखों में बच्चे को देखकर गैर मामूली चमक आ गई थी। वो बच्चे के झूले की करीब पहुंचा और उसने बच्चे को हाथों में उठा लिया और उसे सूंघने लगा। सुषमाया की आंखों में मोहब्बत की चमक लिए इन दोनों को देख रही थी। शैतान बिल्ली ने बच्चे को सूंघने के बाद अचानक अपना बड़ा सा मुंह खोला और बच्चे की गर्दन पर अपने मजबूत दांत गाड़ दिए तो बच्चे की हल्की सी चीख बुलंद हुई। सुषमाया घबराकर इन दोनों के करीब पहुंची। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरे बच्चे को, ये मर जाएगा। सुषमाया ने इस शैतान से अपना बच्चा लेना चाहा, मगर उसने एक हाथ से सुषमाया को धक्का दिया तो सुषमाया फर्श पर गिर पड़ी, मगर फिर तड़प कर उठी और इस शैतान से अपना बच्चा छीनने लगी। इस छीना झपटी में बच्चा कमरे के पक्के फर्श पर गिर पड़ा। उसकी गर्दन आधी से ज्यादा उधड़ चुकी थी। साफ नजर आ रहा था कि बच्चा मर चुका है। सुषमाया ने फटी फटी नजरों से अपने बच्चे की जानिब देखा जिसकी उधड़ी हुई गर्दन से ताजा ताजा खून निकलकर फर्श को लाल कर रहा था। शैतान बिल्ली ने सुषमाया को फिर धक्का दिया तो सुषमाया लुढ़खुड़ाती हुई पलंग पर गिर पड़ी और सुषमाया को दूर हटाकर इस शैतान बिल्ली ने फर्श पर से बच्चे की लाश को उठाया और फिर अपने दांत इसकी गर्दन में बेवस्त कर दिए और उसका खून पीने लगा। सुषमाया कुछ देर सकते की हालत में इस शैतान बिल्ली को अपने बच्चे का खून पीते देखती रही। फिर उसने एक जोरदार चीख मारी। उसकी आंखों में वहशत नाचने लगी। उसने अपना हाथ बढ़ाकर तकिए के नीचे डाला और जब इसका हाथ तकिए के नीचे से बाहर आया तो उसके हाथ में फादर जोशुआ का मुकद्दस खंजर था। सुषमाया चीखती हुई जुनूनी अंदाज में इस खंजर लेकर शैतान की बिल्ली की जानिब बढ़ी और फिर सुषमाया का हाथ फिजा में बुलंद हुआ और खच की आवाज के साथ खंजर शैतान बिल्ली की पुष्ट में रस्ते तक घुसता चला गया। शैतान बिल्ली के मुंह से एक भयानक चीख निकली और उसके हाथ से एक बार फिर बच्चा छूटकर फर्श पर गिर पड़ा। बिल्ली ने घूमकर हैरत से सुषमाया को देखा जो खून आलूद खंजर हाथ में लिए उसके मुकाबिल खड़ी थी। तू बिल्ला है, बिल्ला ही रहेगा, अपने बच्चों को खाने वाला बिल्ला, मगर मैं तुझे अपने बच्चे को खाने नहीं दूंगी। सुषमाया जुनूनी अंदाज में चीखी और एक बार फिर सुषमाया का हाथ फिजा में बुलंद हुआ और खंजर इस बिल्ले के सीने में घुस गया। वो बिल्ला चीखते हुए फर्श पर गिर पड़ा और तड़पने लगा और फिर इस बिल्ले की खौफनाक आंखें बेनूर हो गईं और वो शैतान बिल्ला अपनी तमाम तर खबासतों के साथ जहन्नम वासिल हो गया। बिल्ले के मरते ही सुषमाया अपने बच्चे की जानिब लपकी और अपने बच्चे के पास बैठ गई और उसे गोद में उठाया। जब सुषमाया को एहसास हुआ कि इसका बच्चा मर चुका है तो सुषमाया के मुंह से एक चीख निकली और वो जोर जोर से रोने लगी। वो बैन कर रही थी, वो रो रही थी, वो चीख रही थी। अपने बच्चे की लाश सर पर सर रखे सुषमाया बिलक बिलक कर रो रही थी। सुषमाया के रोने में इतना दर्द था कि हम सब की आंखें भी भर आईं। मैं सुषमाया के पास जाती हूँ। शशलिया बेचैन हो गई। आखिर को वो भी माँ थी। सुषमाया का रोना उससे देखा नहीं जा रहा था। नहीं, अभी उसे कुछ देर और रो लेने दो। ये माँ के आंसू हैं, इन्हें बह जाने दो। आंसू बहाने से सुषमाया का दिल हल्का हो जाएगा। आप कुछ देर बाद चले जाइएगा, मैंने शशलिया को तसल्ली देते हुए कहा। तो शशलिया ने इस बात में सर हिला दिया। शशलिया की आंखें अपनी बेटी के दुख पर भर आई थी। वो मुंह मोड़कर खड़ी हो गई। शशलिया को जवाब देकर मैंने अपने कानों पर हेडफोन उतारकर मेज पर रखा और कमरे से बाहर की जानिब कदम बढ़ा दिए और दरवाजा खोलकर बाहर जाने लगा। फिर कुछ सोचकर रुका और बेटन को मुखातिब किया। दोनों लाशों को नजर आतिश कर देना और चीफ को फोन करके इत्तला दे देना कि केस खत्म हो गया है, मैंने बेटन से कहा। और आप चीफ से बात नहीं करेंगे? बेटन ने पूछा। चीफ से कहना आज बल्कि अभी से मैं एक हफ्ते की छुट्टी पर हूँ। अब मैं पूरे एक हफ्ते बाद ही दफ्तर आऊंगा और मैं अपना फोन भी स्विच ऑफ कर रहा हूँ, मैंने बेटन से कहा और कमरे से बाहर निकल गया। अभी मुझे एक और काम निपटाना था। माइसा नाराज थी, उसे भी तो मनाना है और माइसा को मनाना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। मैं अपनी गाड़ी की चाबी उंगली में घुमाता हुआ अस्पताल के पार्किंग की जानिब चल दिया।